नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। हर साल अक्टूबर आते ही पॉल्यूशन में तेजी की खबरें आनी शुरू हो जाती है और ये दौर करीब फरवरी तक चलता है। इसी बीच वायु प्रदूषण को लेकर कई तरह की खबरें आती है। कई जगहों पर तो वायु प्रदूषण का स्तर इस हद तक पहुंच जाता है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आती है। कई लोगों की इस वजह से जान भी चल जाती है। अब हम अगर दिल्ली की ही बात करें तो अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली में सर्दी का सीजन होता है और इस दौरान दिल्ली के वायु प्रदूषण के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि इस वक्त वायु प्रदूषण की चर्चाएं तेज होती है, यानी कि सर्दियां आई और प्रदूषण लाई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यही समय क्यों? आखिर सर्दियां ही क्यों होती है जहां वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है? और दूसरा सवाल तो ये भी है कि क्या ये फिनोमेना सिर्फ दिल्ली के लिए है या फिर गर्मी और बारिश में भी कम प्रदूषण क्यों होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमारे मन में उठते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आपको बता दें, इन तमाम सवालों को लेकर कई सारे जवाब है। सबसे पहला तो सवाल ही ये है कि आखिर सर्दियों में प्रदूषण क्यों? तो आपको बता दें, सर्दियों में धरती की सरफेस पर जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, जैसे कि सड़कें, इमारतें, पुल वगैरह, ये सभी चीजें सूरज से मिली गर्मी को रात में रिलीज करती है और रिलीज की गई गर्मी 50 से 100 मीटर ऊपर उठकर एक लॉकेबल लेयर बना लेती है और इस कारण वातावरण की हवा ऊपर नहीं उठ पाती। मतलब ये है कि हवा वायुमंडल के नीचे ही लॉक हो जाती है। तो इसी लेयर के नीचे जो हवा होती है वो ठंडी होती है और ठंडी हवा में मूवमेंट न के बराबर होता है और प्रदूषण के पार्टिकल भी इसी हवा में मिल जाते हैं और ऊपर नहीं उठ पाते, जैसे कि प्रदूषण में भी हवा के साथ लॉक हो जाता है। इसे आमतौर पर हम स्मॉग भी कहते हैं और यही कारण है कि सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि यही स्मॉग और फॉग का कारण बनता है। वही बता दें, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तकनीकी भाषा में कहे तो जो लॉकेबल लेयर बनती है उसे लोअर ग्राउंड इन्वर्जन लेयर भी कहा जाता है और इसे ब्रेक करने का काम हीट एनर्जी का होता है। और पृथ्वी को हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से। जैसे जैसे सूरज निकलता है उसकी गर्मी से लेयर ऊपर उठती जाती है। आपको बता दें, सुबह ये लेयर करीब 100 मीटर ऊंचाई पर होती है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ ये लेयर 400 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। मतलब जो प्रदूषण 100 मीटर पर लॉक था वो 400 मीटर की ऊंचाई पर चला गया और इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहती है। बता दें, वहीं दोपहर को जब सूरज की गर्मी हाईएस्ट होती है तब प्रदूषण बेहद कम या फिर लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण को ऊपर हवा में जाने की जगह मिल जाती है। आपने दिल्ली का तो अक्सर सुना भी होगा कि दिल्ली में प्रदूषण भरा कोहरा है। वैसे एक सवाल और उठता है कि क्या सर्दी में इतना एयर पोल्यूशन दिल्ली के ही लिए अनोखा है? क्योंकि दिल्ली की प्रदूषण की चर्चाएं अक्सर सुनने में आती है, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अक्सर खबरें बनी आती है, लेकिन बाकी दुनिया का क्या होता है? तो आपको बता दें कि सर्दियों में एयर पोल्यूशन का बढ़ना एक ग्लोबल फिनोमेना है और पूरी दुनिया में सर्दियां बढ़ने पर पोल्यूशन बढ़ता है। बता दें, IQAir.com के अनुसार जिस समय नॉर्थ इंडिया, खासतौर से दिल्ली, कानपुर में पोल्यूशन हाई पर होता है, उस समय मैक्सिको के मैकपेंट, यूएस के ऑर्क्रीज, रूस के कस्यानयार्क और पेलोन के आरजेस, इजिप्ट के कायरो शहरों में एयर पोल्यूशन हाई लेवल पर होता है। अगर इसके इतिहास में नजर डाल ली जाए तो सबसे पहले ये नोटिस आया था लंदन में। दरअसल 5 दिसंबर 1952 को लंदन में जबरदस्त एयर पोल्यूशन के चलते भयानक स्मॉग छाया था। लोगों को लगा कि ये तो आम बात है और दोपहर तक छट जाएगा, लेकिन शाम होते होते स्मॉग और ज्यादा गहरा होते गया। विजिबिलिटी 1 फीट से भी कम हो गई थी और ये स्मॉग 5वें दिन यानी कि 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक रहा और 9 दिसंबर को छटा। और ये एक अहम बात आपको बता दें कि भयानक स्मॉग से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग बीमार हो गए थे। दरअसल 13वीं शताब्दी में ही लंदन में लोगों को कोयला जलाने की आदत पड़ गई थी और इंडस्ट्री भी ईंधन के रूप में ज्यादा से ज्यादा कोयले का उपयोग करती थी। सर्दी और धुंध की वजह से धुआं ऊपर उठता ही नहीं था और वही लॉक हो गया। इस घटना को ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन भी कहा जाता है और इस स्मॉग के बाद कानून बना और घरों में, इंडस्ट्री में कोयला जलाना बैन कर दिया गया।
आपको बता दें 1952 में लंदन में इतना स्मॉग था कि ट्रैफिक पुलिस को रोशनी दिखाकर ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पड़ोसी देश चीन के कई शहरों में सर्दियों के सीजन में ही अक्सर पॉल्यूशन का रेड अलर्ट आता है। भारत की तरह चीन में भी सबसे बड़ी चुनौती PM 2.5 के लेवल को कंट्रोल करना है और 2016 में PM 2.5 के कारण दुनिया भर में हुई 41 लाख मौतों में से आधे से अधिक में चीन और भारत का ही योगदान है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसे तो कई अन्य देशों में भी खूब सर्दी पड़ती है, लेकिन वहां का प्रदूषण क्यों नहीं होता? वहां प्रदूषण का खतरा इतना ज्यादा क्यों नहीं होता और प्रदूषण इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचता? तो आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि जहां सर्दी होगी वहीं पॉल्यूशन बढ़ेगा। सर्दियों की वजह से पॉल्यूशन लॉक हो जाता है, ये खुद पैदा नहीं होता। अगर लोग पॉल्यूशन पैदा ही नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं। गौरतलब है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लेकिन पॉल्यूशन का नामो निशान तक नहीं होता। क्लीन एयर क्वालिटी में आइसलैंड देश एक ऐसा देश है जहां तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रहता है। इसके अलावा फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और डेनमार्क भी इसी लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें डेनमार्क तो वही देश है जिसके कोपेनहेगन शहर में 2009 में जलवायु सम्मेलन हुआ था। तो सर्दियों में इतना प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण तो गर्मियों में भी होता है। तो सर्दियों और गर्मियों के पॉल्यूशन में क्या अंतर है? कौन ज्यादा खराब है? आपको बता दें प्रदूषण कोई भी हो वो खराब ही होता है। सर्दी का प्रदूषण हम इसलिए नोटिस करते हैं क्योंकि ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, हमें दिखाई देता है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि सर्दियों के पॉल्यूशन में हवा जो है वो लॉक हो जाती है, पॉल्यूशन पार्टिकल्स जो है वो हवा के साथ लॉक हो जाते हैं और ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि सर्दियों का पॉल्यूशन हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा आप ऐसे समझिए कि एक इंसान की हाइट लगभग 6 फीट है और 20 फीट की ऊंचाई पर प्रदूषण लॉक है, तो इस हाइट पर प्रदूषण ज़्यादा असरदार होगा। अब वो इंसान सांस लेगा तो उसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ये ठीक वैसा ही है कि जब कोई मिनरल वाटर से गंदी नाली के पानी पीने लगता है तो वह सहज नहीं होता है। ठीक वैसे ही जब प्रदूषित हवा शहर में जाएगी, शरीर में जाएगी तो दिक्कत तो होगी। और खराब हवा से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, स्किन में खुजली जैसी कई दिक्कतें होती है। और यही कारण होता है कि सर्दियों में अस्थमा के मरीज भी ज्यादातर मरते हैं। हालांकि प्रदूषण तो गर्मियों में भी होता है, लेकिन वे बेहद ऊंची लेयर पर होता है जो सीधे इतना असर नहीं करता। और गर्मियों से बारिश आते आते ये प्रदूषण खत्म हो जाता है। लेकिन कैसे? तो आपको बता दें वातावरण में कई प्रदूषक तत्व है, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स और कई दूसरे पार्टिकुलेट्स मैटर भी है। इनमें से कुछ पार्टिकुलेट मैटर का नेचर वाटर फ्रेंडली होता है, कुछ पार्टिकुलेट मैटर पानी के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं और घुल जाते हैं। और प्रदूषण के दौरान जब कभी बारिश होती है तो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन के केमिकल पानी के साथ मिलकर नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे आधे प्रदूषित पार्टिकुलेट मैटर तो छन जाते हैं, तो प्रदूषण कम हो जाता है। जैसे दिल्ली में भी हुआ था कि जब वहां पर कृत्रिम बारिश करवाई गई थी, वहां हवा के प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया था। लेकिन अभी फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। तो प्रदूषण में बाहर निकलने पर बाहर की हवाओं से तो हमें दिक्कतें होती है, लेकिन क्या बाहर की हवा घर के अंदर की हवा पर भी असर डालती है? जी हाँ, पॉल्यूटेड एयर का असर घर के अंदर की हवा पर भी पड़ता है। ये हमारे घर के भीतर की हवा को भी दूषित करते हैं। बता दें घर में वेंटिलेशन की कमी प्रदूषकों को घर में घुसने में मदद करती है। जब प्रदूषित तत्व घर में से बाहर ही नहीं निकल पाते तो वे इकट्ठा हो जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, विजाणु और धूल के कण की मौजूदगी किसी को भी बीमार बना सकते हैं और इस कारण से घर में आसपास पेड़ लगाने चाहिए। मैं आपको बता दूं, वहीं आपने प्रदूषण की चर्चाओं में PM 2.5 इस शब्द का जिक्र अक्सर सुना होगा। तो ये आखिर होता क्या है? आपको बता दें कि PM का अर्थ होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा में जो बेहद छोटे कण यानी पार्टिकुलेट मैटर की पहचान उनके आकार से ही होती है। और 2.5 उसी पार्टिकुलेट मैटर का आकार है, जिसे कि माइक्रोन में मापा जाता है। इसका मुख्य कारण धुआं, जहां भी कुछ जलाया जा रहा हो तो समझ लीजिए कि वहां का PM 2.5 प्रोडक्शन हो रहा है। इंसान के सिर के बाल की अगले सिरे के साइज से 50 से 60 माइक्रोन के बीच होता है
और ये उससे भी ज़्यादा छोटे यानी कि 2.5 माइक्रोन के होते हैं। मतलब साफ है कि आप इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। और एयर क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये मापने के लिए PM 2.5 के और PM 10 का लेवल देखा जाता है। मतलब हवा में PM 2.5 की संख्या 60 और PM 10 की संख्या 100 से कम है, मतलब एयर क्वालिटी ठीक है। आपको बता दें, गैसोलीन, ऑयल, डीजल और लकड़ी जलाने से सबसे ज़्यादा PM 2.5 पैदा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सर्दी में प्रदूषण बढ़ाने के जिम्मेदार कौन है? क्या इंसानों का बिहेवियर भी जिम्मेदार है? बिल्कुल हाँ। जब सर्दियाँ आती है तो घर में अलाव जलता है। सर्दी में बाहर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। टू व्हीलर या साइकिल की जगह हम अक्सर कार का उपयोग करते हैं। और कार तो ठीक है, लेकिन कार में भी ब्लोअर या हीटर चलता है, जिसे चलाने पर कार धुआं छोड़ती है। लोग सर्दी से बचने के लिए अपने घर की खिड़की तक नहीं खोलते, जो घर में प्रदूषण वाले पर्टिकुलेट मैटर की संख्या बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम दिक्कतों के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको तमाम जानकारी मिली होगी, साथ ही साथ ठंड में बढ़ते प्रदूषण की वजह पता चली होगी। और उम्मीद करती हूँ कि अब प्रदूषण पर रोक लगाने में हम कोशिशें जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।